तो जैसा कि वादा किया था कि हर वीडियो में 2 लोगों को रिकॉग्निशन गिफ्ट दिए जाएंगे, तो फटाफट से मेरा पहला वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए जो 3 मिनट 5 सेकंड का है और उसमें 2 लकी विनर्स को वॉच गिफ्ट दी जाएगी। तो जल्दी से वो वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, रिकॉग्निशन गिफ्ट जीतिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू 50% फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट सीरीज का, ये हमारा 5वां वीडियो होगा। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के बारे में। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे अपने घर वालों से या किसी भी एल्डर पर्सन से, तो कोई भी यही बोलेगा कि रियल एस्टेट और गोल्ड दोनों ही में आपको अच्छे रिटर्न्स के ऑप्शंस मिलेंगे, तो दोनों में इन्वेस्ट करिए, तुम के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और वो आपको सलाह देंगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। सालों से प्रॉपर्टी और गोल्ड में हर लोग इन्वेस्ट करते ही हैं, टाइम टेस्टेड है, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सलाह देंगे। तो बात कर लेते हैं रियल एस्टेट के बारे में। ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट है वो 2040 तक 65,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। इसलिए हो पाया है क्योंकि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है इंडिया में। उसका रीजन क्या है कि एक तो पॉपुलेशन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इकोनॉमी इंडिया की तेजी से डेवलप हो रही है। दूसरा, सिटीज जो है मेट्रो सिटीज और अर्बन एरियाज वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, तो उन्हें दोनों ही तरीके की लैंड की जरूरत है, कमर्शियल की भी और रेजिडेंशियल की भी, जिस वजह से ये इंडिया का मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और रेरा के आने के बाद को गवर्न करता है, जैसे कि रेरा बोला जाता है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंटल एक्ट। प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट को परचेज करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया और बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया, बहुत ईजी है किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करना, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है और बेईमानी के चांसेस उसमें कम हुए हैं। कुछ लोगों को तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत कमरसम होता है, बहुत मुश्किल होता है। रीज़न क्या है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में से लास्ट में फिर एक प्रॉपर्टी को चुनना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको राइट लोन की तलाश करनी पड़ती है, वो मिलने के बाद आपको में स्टैम्प वर्क, रजिस्ट्रेशन, तो इतना सारा और प्लस बहुत सारा पेपर वर्क, ये सब होने की वजह से कई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हम कर भी लें और इस पेपर वर्क से भी बच जाएं? तो हाँ, कुछ एक तरीके ऐसे हैं जिसमें हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इस पेपर वर्क से भी बच सकते हैं। यानी कि हमें प्रॉपर्टी ना सर्च करनी है, ना लोन सर्च करना है, कौन सा लोन लेना है, और पेपर वर्क से भी बच जाएंगे हम काफ़ी कुछ। कल प्रॉपर्टीज उसमें हमें नहीं खरीदनी है, खाली ऑन पेपर लिखेंगे, उसे सर्च करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे, काम करेंगे। और इन्वेस्टमेंट की तरह ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम रियल एस्टेट फंड्स के थ्रू प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं रियल एस्टेट में। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको कैसे किया जाता है? लैंड खरीद लिया, कोई अपार्टमेंट खरीद लिया, या आपने कोई घर खरीद लिया, या आपने कोई कमर्शियल शॉप खरीद ली। खरीदने के बाद आपने उसका कुछ हिस्सा अकॉर्डिंग टू आपकी पॉकेट के हिसाब से आपने उसका 10% से लेकर 25% तक का उसका डाउन पेमेंट कर दिया, यानी कि आपने एक मुश्त उसको पेमेंट कर दिया। उसके बाद करना क्या है कि आपने बैंक से लोन ले लिया और उसका हर इंस्टॉलमेंट पे आपको उतना एक अमाउंट बैंक को देते रहना है। तो लैंड आपका लैंड या प्रॉपर्टी जो भी आपने खरीदी है वो आपकी कुछ सालों बाद आपकी हो जाएगी। अब उसमें उस प्रॉपर्टी में आप गेन कैसे करते हैं जो आपने खरीदी है? तो उसमें गेन करने के 2 तरीके होते हैं। उसमें प्रॉफिट जो होता है वो उसमें 2 तरीके होते हैं। पहला, आपने वो रेंट पे प्रॉपर्टी उठा दी, आपने जो अपार्टमेंट लिया उसको रेंट पर उठा दिया, आपने या तो कोई शॉप ली उसको रेंट पर उठा दिया, तो उससे हर महीने आपको कुछ ना कुछ अमाउंट स्टेडीली आता रहेगा, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहेगा, जो कि आपकी इनकम का एक सोर्स हो जाएगा। दूसरा, वो इनकम जैसे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कम दामों में खरीदी और वो प्रॉपर्टी कुछ साल बाद आपने उसको ज़्यादा पे बेच दिया। तो ये 2 तरीके हैं जिससे उससे आपको गेन हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है लेकिन आपके पास उतने पैसे ही नहीं है कि आप 10 से 25% हिस्सा भी उस प्रॉपर्टी का दे पाएँ, और आपको लोन भी नहीं लेना है बैंक से, तो फिर उस पर क्या ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी भी खरीद लें और मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर दें और आपको लोन भी ना लेना पड़े और कुछ अमाउंट बहुत पे भी नहीं करना पड़े एक साथ। तो उसे बोलते हैं डिजिटल इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है डिजिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि आप इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। एस्टेट में इन्वेस्ट करने का इनडायरेक्ट तरीका है रियल एस्टेट फंड्स के थ्रू। तो रियल एस्टेट फंड्स में आपको ना तो कोई पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा पेपर वर्क, लोन लेना पड़ेगा, आप एक स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट फंड्स 2 तरीके होते हैं। रियल एस्टेट फंड्स होते हैं एक तो, और एक होते हैं रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको रीट बोला जाता है। रियल एस्टेट फंड के थ्रू आप बिना प्रॉपर्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट फंड्स जो है वो तो रियल एस्टेट
इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रियल एस्टेट फर्म्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो इक्विटी के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। फंड में इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा क्या है कि आप एक रियल एस्टेट फंड में आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी कर लिया और एक प्रोफेशनल आपके फंड्स को मैनेज करेगा। रियल एस्टेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक मार्केट रिस्क। लेकिन हाँ, रियल एस्टेट फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये फ्रीडम नहीं होगी कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। वो जो प्रोफेशनल मैनेजर होगा वही उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉपर्टी के अलग अलग फंड होंगे उसमें आपको पैसे लगाएगा। अब बात कर लेते हैं हम रीट की, जिसे बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इंडिया में एक नया इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सेबी ने 2014 में ही इसमें कुछ रेगुलेशन लेके आई है। अभी रीट में इन्वेस्ट करना उतना आसान नहीं है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। डेवलपमेंट एक्ट के आने के बाद अब थोड़ा सा इजी होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्ट के लिए अब आसान हो जाएगा आगे चल के रीट में इन्वेस्ट करना। अगस्त 2021 तक इंडिया में 3 रीट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, दूसरा है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट, तीसरा है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। लेकिन बात यह है कि आप रीट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न मिलेगा कैसे। अब मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, आप हैं, आपने रीट में इन्वेस्ट किया, रीट उस इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉपर्टी खरीद लेगी और उस खरीद को रेंट मिलेगा या फिर उसकी जो कैपिटल बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, उस पर जो रेंट मिलेगा और रीट के पास आएगी। रीट उसको इन्वेस्टर को जिसने इन्वेस्ट किया उसको डिविडेंड के रूप में वो वापस लौटा देगी। उसकी प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी थी रीट ने, उसके थ्रू वो उसको अपने इन्वेस्टर को वापस लौटाएगी। तो डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू रीट अपने इन्वेस्टर को रिटर्न करेगी। क्योंकि रीट जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं तो उसकी जो प्राइस है वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी ऐसा लगे आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पर, तो आप उसको बेच भी सकते हैं। रीट और रियल एस्टेट फंड सुनने में तो एक जैसे लग सकते हैं लेकिन एक्चुअली वो है नहीं एक जैसे। तो रीट में और रियल एस्टेट फंड में डिफरेंस क्या होता है। रीट जो होता है वो प्रॉपर्टी खरीद लेती है और रियल एस्टेट फंड क्या होता है, वो एक पोर्टफोलियो होता है रियल रीट का, उसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर रियल एस्टेट फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू लैंडिंग और इक्विटी। रीट में इन्वेस्ट करने पे आपको एक रेगुलर इनकम होती रहेगी और रियल एस्टेट फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपकी जो वैल्यू जो आपने लगाई थी वो बढ़ जाएगी। मतलब रियल एस्टेट फंड में इन्वेस्ट करने के बाद जो आपने कैपिटल लगाई थी वो बढ़ जाएगी, जिसे कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम गोल्ड के बारे में, जो कि बहुत पुराना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है, गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और वो बहुत पुराना भी है और आपको रिटर्न भी देता ही है। तो अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे ऐसा प्रूव भी किया, क्योंकि गोल्ड जो है हमारी महंगाई दर से उसका रेट जो है ग्रोथ का ज़्यादा है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट वो करने का डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि मान लें आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो ये एक पोर्टफोलियो आपका जो बना वो डाइवर्सिफाई हो गया अलग अलग। मान लीजिए एक कोई ख़राब हो जाता है तो दूसरा उसको संभाल लेगा, उसको गिरने नहीं देगा। लेकिन आज की डेट में फिज़िकल फॉर्म में गोल्ड यानी कि सोना ख़रीद लिया आपने, उसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड ETF बोलते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसे SGB भी बोलते हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं गोल्ड ETF के बारे में। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो कि एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। गोल्ड ETF जो होते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है उसको। और जैसे जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपने कुछ एक म्यूचुअल फंड खरीदे, 2-3 यूनिट खरीद ली, ऐसे ही इसकी गोल्ड की यूनिट का आप खरीदेंगे 2-3 यूनिट, टाइम के संग संग उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे म्यूचुअल फंड में बढ़ती है तो वही आपकी जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। जो एक संग गोल्ड नहीं खरीद सकता उसके लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड ETF बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो कुछ अमाउंट लगा के थोड़ा सा भी खरीद सकता है गोल्ड ETF की क्वांटिटी। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे मेंशन है गोल्ड ETF, तो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू गोल्ड ETF खरीद सकते हैं ब्रोकर के थ्रू।
दूसरी होती हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड को चलाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो कि गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करती हैं, और गोल्ड के प्राइस अपनी कंट्री में ऊपर नीचे होने पे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के भी प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तीसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे बॉन्ड होते हैं, जिससे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और एक आपको सेफ ऑप्शन भी मिल जाएगा इन्वेस्ट करने का, और आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू या बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू 1 ग्राम के डोमिनेशन में खरीद सकते हैं। क्या आपको पता है लंदन जो है लार्जेस्ट सेंटर है गोल्ड ट्रेड का अराउंड द वर्ल्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है, क्योंकि उसमें आपको कंपेयर करेंगे अगर फिज़िकल फॉर्म गोल्ड आपने ख़रीद लिया या फिर आपने गोल्ड ETF में लगा दिया पैसा, क्योंकि इसमें 2.5% के रेट से आपको एनुअल 2.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा जितने टाइम के लिए आप उसको रखेंगे, क्योंकि उसमें आपको 2.5% के रेट से एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा जितना भी आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा टोटल इन्वेस्टमेंट पे। तो अपने इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होता है। डायरेक्टली आपने प्रॉपर्टी खरीद ली एक, और दूसरा रियल एस्टेट फंड या रीट में इन्वेस्ट कर दिया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट फंड दो ऐसे तरीके हैं रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के, जिसमें आपको कोई पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना है और प्रॉपर्टी को कोई सर्च नहीं करना है, बहुत ईजी है आपके लिए और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे तीसरा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके 4 तरीके हैं। एक तो फिज़िकल फॉर्म में आपने गोल्ड ही खरीद लिया, दूसरा गोल्ड ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, तीसरा हो गया गोल्ड सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं, और चौथा है गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड दो जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो है, तो पहला क्वेश्चन है रियल एस्टेट में REIT की फुल फॉर्म क्या होती है, और दूसरा क्वेश्चन है गोल्ड ETF की फुल फॉर्म क्या होती है। इन दोनों क्वेश्चन के सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कमेंट बॉक्स से 2 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके आंसर सही होंगे और उनको रिकॉग्निशन गिफ्ट दिया जाएगा। अब हमने इन्वेस्टमेंट के तरीके जान लिए बहुत सारे कि क्या क्या तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के। ये जो 2 वीडियो हैं उसमें ये सीखेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि हमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कैसे करें,